आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपका जो जेटेट का सिलेबस प्रपोज्ड हुआ है, जो कि अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, बट 100% चांसेस है कि वही सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। उस सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो जेटेट का जो सोशल साइंस का पेपर 2 का सिलेबस है, उसमें पहला चैप्टर जो है आपका वो क्या है? पहला चैप्टर आपका है इतिहास का स्रोत। क्या है? इतिहास के स्रोत। तो उसी चैप्टर को आज हम लोग डील करने वाले हैं, यहाँ पर इतिहास के स्रोत। यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे कि इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से पूछा जा सकता है। तो कंप्लीट वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो काफी जानदार है, शानदार है, आपको देखकर मजा आएगा और काफी नए चीजें जानकारी मिलेगा आपको। तो जेटेट के लिए हम बता दें आपको कि आपको जो है एनसीईआरटी या जेसीईआरटी, इन दोनों टेक्स्ट बुक में से किसी एक को आपको फॉलो करना होगा अगर आप अच्छे नंबरों से जेटेट को पास करना चाहते हैं। ये जितने भी सोर्सेस यूज होगा आपका जेटेट के नोट्स बनाने के लिए, वो सारा सोर्सेस यूज होगा एनसीईआरटी और जेसीईआरटी का। आप देख भी पा रहे होंगे जो स्लाइड आपके पास अभी दिख रहा है, ये आपका किसका स्लाइड है? ये आपका एनसीईआरटी बुक का स्लाइड है और यहीं से आपको सारी चीजें समझाएंगे और यही नोट्स भी आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इतिहास के स्रोत। बट उससे पहले हम चाहते हैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दें कि ये जो अपना दुनिया है, इसमें जीवन की उद्भव किस प्रकार से हुआ। इससे आपको और थोड़ा बेहतर समझने में आसानी होगी चीजों को। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले किसका जन्म हुआ? कोशिकाओं का जन्म हुआ, सेल्स का उद्भव हुआ। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास हुआ, यानी कि अरबों साल पहले किसका जन्म हुआ? कोशिकाओं का जन्म हुआ, सेल्स का। फिर जैसे जैसे टाइम पास हुआ तो जीवाणु का जन्म हुआ। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 4.54 लिखा हुआ है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी का जो आयु है वो कितना माना जाता है। तो आपको इसको नोट करना है कि पृथ्वी का जो आयु है वो कब क्या माना जाता है कि 4.5 अरब वर्ष पूर्व जो है पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, ऐसा माना जाता है। ये पूछा जाता है, ये स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है, इसको एकदम ध्यान दीजिएगा आप कि पृथ्वी का उत्पत्ति जो है या पृथ्वी का जो आयु है वो माना जाता है कब? 4.5 अरब वर्ष पूर्व। ये जितने भी डाटा आपको लिखेंगे इसको आप नोट करते चलिएगा। अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं या आप नोट्स चाहते हैं तो एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर धीरे धीरे वातावरण में क्या आया? ऑक्सीजन आया। क्या आया? वातावरण में ऑक्सीजन आया। बिना ऑक्सीजन का तो जीवन संभव है ही नहीं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? 1 अरब वर्ष पूर्व किसका उत्पत्ति हुआ? जीवाणु का उत्पत्ति हुआ। फिर धीरे धीरे स्पंज एवं कवक की उत्पत्ति हुई। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते गया टाइमलाइन तो उभयचर कीट की उत्पत्ति हुई। या बढ़ते हुए मतलब जैसे जैसे हम लोग अपने टाइमलाइन के नजदीक आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से कि मानव की उत्पत्ति कब हुई, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डायनोसर वगैरह का टाइमलाइन, फिर फल और मधुमक्खियों का टाइमलाइन। फिर ये जो आपको ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ पर स्टार्ट होता है आदि मानव का जीवन काल। ये जो आपको ग्रीन वाला, यानी कि ये जो है आपका आदि मानव। आदि मानव के बाद किसकी खोज हुई? आग की खोज हुई। आग की खोज होने के बाद जो मॉडर्न ह्यूमन है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? होमोसेपियंस। होमोसेपियंस हम लोगों के पूर्वज है। ये पूछा जा सकता आपका एग्जाम में कि मानव का जो पूर्वज है उसका क्या नाम है, जो सबसे ज्यादा संबंध रखने वाले निकटस्थ, तो वो क्या हो जाएगा? होमोसेपियंस। होमोसेपियंस के बाद आज से 6500 साल पहले लेखन पद्धति का विकास हुआ। यहाँ से क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकता है। क्वेश्चन इसी प्रकार से फ्रेम होगा। आप सोचिएगा ना कि कोई किताबों से उठाकर दे देंगे, तो वो कौन सा किताब का रेफरेंस लेंगे? एनसीईआरटी का। और यहाँ डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि लेखन के लिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं और जो नोट्स आपका तैयार होगा ना, आपके सामने तैयार होगा और बहुत ही खतरनाक नोट्स तैयार होगा। इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं तो आपको और बेहतर आपको समझ में आएगा। यहाँ पर तो यहाँ पर आपको लिखना क्या है कि 6500 साल पहले, कितना? 6500 साल पहले, 6500 साल पहले क्या हुआ? लेखन पद्धति का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? लेखन पद्धति। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लेखन पद्धति का जो विकास है ये कब हुआ? तो लेखन पद्धति का विकास 6500 साल पहले हुआ। काफी इंपॉर्टेंट। अब एक डायग्राम से आपका कितना क्वेश्चन बन गया, आप सोचिए। थोड़ा सा दिमाग दिमाग लगाइए आप। पहला बना आपका कि पृथ्वी की आयु कितना है? 4.5 अरब वर्ष पूर्व है। दूसरा आपका बना कि जो है ये जो क्रम, सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले आदि मानव आया, फिर अग्नि का खोज हुआ यानी कि आग की खोज हुआ, फिर होमोसेपियंस आया,
फिर लेखन पद्धति का विकास हुआ। ये क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया कि 6500 साल पहले लेखन पद्धति का विकास हुआ। तो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुआ। इस प्रकार से बहुत ही डीप में आपको पढ़ना होगा, तब जाके आप अच्छे नंबर से जो है जेटेट को क्रैक कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे इतिहास के स्रोत के ऊपर। अब इतिहास का स्रोत होता क्या है? कोई भी स्रोत किसे कहते हैं? जहां से कोई चीज निकलता है। जैसे पानी का सोर्स होता है, कोयला का सोर्स होता है, उसी प्रकार से इतिहास का भी सोर्स होता है, जहां से हम लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। अब इस स्लाइड को कंप्लीट करने से पहले आपको थोड़ा सा जानकारी हम और देना चाहते हैं। वो जानकारी क्या है कि अगर हम लोग इतिहास का डिवीजन करें, अगर हम लोग बात करें इतिहास का, तो इतिहास को जनरली हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? तो इतिहास को जनरली हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। क्या क्या पार्ट है आप यहाँ पर ध्यान देंगे, इस क्लास को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, तो आपको बहुत सारे जो है टॉपिक क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। पहला चीज को, इतिहास को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। सबसे पहले भाग को हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। अब यहाँ से आपको जानना है कि इस काल को हम लोग प्रागैतिहासिक काल क्यों कहते हैं। ये भी आपको बताएंगे कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। फिर हम लोग बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। फिर सेकंड आपका इतिहास का कौन सा काल आता है? आद्य ऐतिहासिक काल। इतिहास का डिवीजन को समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आप पढ़े होंगे प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, बट ओरिजिनल जो बाइफरफेक्शन है, क्लासिफिकेशन है, वो ये है। सबसे पहला आएगा आपका प्रागैतिहासिक काल, सेकंड में आपका आएगा आद्य ऐतिहासिक काल, और थर्ड में आपका आएगा ऐतिहासिक काल। क्या आएगा? ऐतिहासिक काल। यहीं से सारा डिवीजन आपका स्टार्ट होता है। अब एक एक करके सारा चीजों को आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। यानी प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल का कोई भी लेखन स्रोत हम लोगों को नहीं मिला इतिहास का। यानी इस काल में जाएंगे तो कोई भी चीज लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा कि हाँ वो राजा था, वो इस प्रकार से काम करता था। तो कोई भी लिखित स्रोत हम लोगों को जिस काल का नहीं मिलता है, उसको हम लोग किस कैटेगरी में डाल दिए हैं? प्रागैतिहासिक काल में डाल दिए। समझ में आ रहा है आपको चीजें, कि जिस काल का कोई भी लिखित स्रोत अवेलेबल नहीं है, उसे हम लोग किस काल में डिवाइड करते हैं? उसे हम लोग प्रागैतिहासिक काल में डिवाइड करते हैं। तो कोई भी लेखन स्रोत हम लोगों को यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब इस काल का भी 3 डिवीजन है। कितना डिवीजन है? 3। क्या क्या है? पहला है इसमें आपका पूरा पाषाण काल, यानी जिस टाइम पत्थर युग चल रहा था, पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल के टाइम में तो हम लोगों को कोई भी लिखित स्रोत है ही नहीं। तो पहला है आपका पूरा पाषाण। सेकंड है इसका मध्य पाषाण काल। कौन सा काल है? मध्य पाषाण है। मध्य पाषाण के बाद कौन सा काल आएगा इसमें? मध्य पाषाण के बाद इसमें नव पाषाण काल। तो इतिहास का आप डिवीजन देख रहे हैं ना। इस प्रकार से जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपको इतिहास में इंटरेस्ट, रुचि पैदा होता है। अब आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल का लिखित स्रोत हम लोगों के पास अवेलेबल है, बट हम लोग अभी तक इसको पढ़ नहीं पाए हैं। क्या नहीं पाए? इसको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। इसको हम लोग क्या नहीं कर पाए हैं? पढ़ नहीं पाए हैं। जस्ट ए मिनट, थोड़ा कलर हम चेंज कर देते हैं। ठीक है। तो आद्य ऐतिहासिक काल का जो भी इतिहास का स्रोत है वो क्या है आपका? अभी तक पढ़ा नहीं जा गया है, यानी अपठित है। क्या है? अपठित है। अभी तक इसका जितने भी सोर्सेस अवेलेबल हुआ है वो अपठित है। जैसे कि आपका हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि मिला हुआ, क्या उसको हम लोग पढ़ पाए? हम लोग नहीं पढ़ पाए। यानी स्रोत तो अवेलेबल था, बट उसको हम लोग क्या नहीं कर पाए हैं? उसको हम लोग डिकोड नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए हैं। तो क्लियर हुआ यहाँ से। अब इस काल का कौन कौन सा सभ्यता था? जैसे कि आपका सिंधु घाटी का सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास का पूरा लिखित जानकारी अवेलेबल है, बट हम लोग उस लिपि को अभी तक पढ़ ही नहीं पाए हैं। सिंधु घाटी का सभ्यता। ठीक। अब ऐतिहासिक काल को जो है डिवाइड किया गया है आपका, ऐतिहासिक काल को भी आपका 3 भाग में डिवाइड किया गया। कितने भाग में डिवाइड किया गया? 3 भाग। 3 भाग क्या क्या है? यहाँ से आप डिवीजन पढ़ते हैं जब कोई आपको इतिहास नया नया पढ़ाता है, जिसके बारे में जिसको जानकारी ज्यादा नहीं है इतिहास का। वो क्या पढ़ाता है कि यहाँ से आपका इतिहास का डिवीजन पढ़ाता है कि पहला है आपका प्राचीन इतिहास, दूसरा है आपका मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा आपका क्या हो जाएगा? आधुनिक इतिहास। मध्यकालीन, और इधर आपका हो जाएगा आधुनिक। तो आप समझ पा रहे हैं ना कि इतिहास को हम लोग कितने भाग में यहाँ पर डिवाइड किए। इतना इसका बढ़िया आपका डिवीजन आपके सामने आ गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात किए? सबसे पहले हम लोग बात किए कि इतिहास को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितना कैटेगरी? 3 कैटेगरी। पहला आपका हो गया प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हो गया आपका आद्य ऐतिहासिक काल,
आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिस काल का लिखित स्रोत अवेलेबल है बट हम लोग उसको डिकोड नहीं कर पाए, तो उसे हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। और ऐतिहासिक काल हो गया आपका जिसमें आपका प्राचीन प्राचीन काल हो गया, मध्यकालीन हो गया, और फिर आपका आधुनिक काल इसमें आ जाएगा। 3 डिवीजन इसमें आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? तो इतिहास का काल डिवीजन इस प्रकार से आपको पढ़ना है। अब हम लोग चलते हैं इतिहास के स्रोत के ऊपर। इतिहास के स्रोत यानी कि जहां से हम लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होता है उसे हम लोग इतिहास के स्रोत के नाम से जानते हैं। जैसे स्रोत में क्या क्या आ जाएगा? पहला आ जाएगा आपका साहित्यिक स्रोत। क्या आ जाएगा? साहित्यिक स्रोत, यानी जो साहित्य से जो जानकारी हम लोगों को इतिहास का मिल रहा है। जैसे वेद, जितने भी वेद है, चारों वेदों से अर्थशास्त्र जैसे हो गया, फिर आपका जो बहुत सारे लेखकों के द्वारा लिखा गया जो किताब है, सिंपल समझिए कि जो किताब से जो जानकारी मिलता है पुराने टाइम का, उसे हम लोग साहित्यिक स्रोत में कैटेगराइज करेंगे। फिर आता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में आपका क्या क्या आ जाएगा? तो पुरातात्विक स्रोत वाला आपको थोड़ा ध्यान से देखना है कि इसमें कोई भी स्ट्रक्चर, जैसे कि कोई स्मारक बना हुआ पुराना टाइम का, कोई टीला बना हुआ पुराना टाइम का, तो ये जानकारी देता है हम लोगों को इतिहास के बारे में। और इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं पुरातात्विक स्रोत में। किसमें? पुरातात्विक स्रोत में। अब फिर आता है आपका कलात्मक स्रोत। कलात्मक स्रोत क्या है कि जैसे भीमबेटका का चित्रकला से हम लोगों को प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, तो वो आपका हो जाएगा कलात्मक स्रोत में। इसमें क्या क्या आ जाएगा? जो पेंटिंग एंड आर्ट्स हो गया, कोई मूर्तिकला हो गया, कोई पट्टिका हो गया, तो ये सारे हो गया कलात्मक स्रोत। ठीक है, आपके यहाँ पर समझ में आ गया? अब यहाँ पर हम लोग कलात्मक वाला क्लियर कर लिए, पुरातात्विक हो गया। अब आता है आपका एक शिलालेख। यहाँ से क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकता है। तो शिलालेख यानी कि शिला पर लिखा हुआ लेख को हम लोग शिलालेख कहते हैं। शिला मतलब क्या होता है? शिला मतलब होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर। शिला मतलब क्या हो जाएगा आपका? पत्थर हो जाएगा। तो शिलालेख, इसमें 3 कैटेगरी है। एक है आपका पांडुलिपि, दूसरा है आपका ताम्रपत्र, और तीसरा है आपका सिक्के। पांडुलिपि यानी कि जो पुराने टाइम के जो भी जिस चीज पर लिखा गया था उसको हम लोग पांडुलिपि कहते हैं। ताम्रपत्र किसे कहते हैं? तांबा पर लिखा हुआ, ताड़पत्र पर या तांबा के ऊपर लिखा हुआ है तो वो ताम्रपत्र में आएगा। फिर पुराने सिक्कों से भी हम लोगों को जानकारी प्राप्त होता है, तो सिक्के भी एक क्या हो जाएगा आपका? पुरातात्विक स्रोत का एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर आता है इतिहास जानने के लिए मौखिक स्रोत, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जब एक कहानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है तो उसे हम लोग मौखिक स्रोत में कैटेगराइज करते हैं। इसमें क्या आता है? वंशावली आ जाएगा, लोक साहित्य आ गया, ये सारा आपका मौखिक स्रोत का एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर अगर हम लोग इंडिया के रेफरेंस में बात करेंगे तो भारतीय साहित्य जैसे कि आपका वेद, कविता, नाटक, ऐतिहासिक लेख, कहानियों का संग्रह, वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेख से हम लोगों को इतिहास की जानकारी प्राप्त होता है। फिर आपका विदेशी विवरण, जो विदेशी भारत भ्रमण करने आए थे उनका जो यात्रा वृत्तांत है या उनका ऐतिहासिक वृत्तांत है, वहां से भी हम लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। तो ये सारा चीज क्या था? ये सारा चीज आपका इतिहास के स्रोत था। फिर आ जाएगा कि उत्खनन, यानी कि कोई जगह पर खनन हुआ और वहां पर एक नया सभ्यता की जानकारी मिल गया, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की पता कैसे चला? जब वहां पर रेलवे लाइन बिछाने के लिए गए थे जॉन मार्शल, तो वहां पर रेलवे लाइन बिछाने के बाद जैसे रेलवे लाइन के लिए खुदाई कर रहे थे तो ईंटें मिलना स्टार्ट हुआ। फिर और खुदाई किया तो पूरा का पूरा एक सभ्यता के बारे में जानकारी मिली। तो उत्खनन से भी हम लोगों को इतिहास के स्रोत की जानकारी मिलती है। इसमें क्या क्या होती है कि कोई भी मानव या पशु या पौधों का जो अवशेष है उसकी जानकारी मिलती है, उपकरण एवं हथियार की जानकारी मिलती है, मूर्तियां और आभूषण देखने को मिलता है। फिर पुराने टाइम में जैसे अभी खाना पकाने के लिए हम लोग स्टील का बर्तन इस्तेमाल करते हैं, तो उस टाइम मृद भांड यूज किया जाता था। ये सब चीजों के बारे में जानकारी हम लोगों को प्राप्त होता है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ कौन सा? इतिहास के स्रोत के लिए हम लोग क्या क्या चीज यूज करते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक स्रोत का उदाहरण है, कौन सा भारतीय साहित्य का उदाहरण है, कौन सा शिलालेख का उदाहरण है। तो इस स्लाइड को अपने दिमाग में एकदम फिट करके बैठा लीजिए आप, ताकि इस स्लाइड से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपसे ना छूटे। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और चीजों को आपको समझाएंगे। अब कुछ टर्म है जैसे कि भूविज्ञानी। भूविज्ञानी किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की जो भौतिक स्वरूप है, जैसे कि मृदा हो गया, पत्थर हो गया, पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, नदी हो गया, महासागर हो गया, और पृथ्वी के अन्य हिस्सों का अध्ययन जो करते हैं उसे हम लोग भूविज्ञानी के नाम से जानते हैं।
जीवाश्म विज्ञानी किसे कहते हैं? जो जीवाश्म के रूप में करोड़ों वर्ष के पूर्व के पेड़ पशुओं का एवं मानवों का अवशेषों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग जीवाश्म विज्ञानी कहते हैं। मानव विज्ञानी किसे कहते हैं? जो मानव के समाज एवं संस्कृतियों का अतीत से लेकर वर्तमान तक का अध्ययन करता है, उसे हम लोग मानव विज्ञानी कहते हैं। यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा पुरातत्व विज्ञानी। पुरातत्व विज्ञानी किसे कहते हैं? तो मानव हो गया, पौधे हो गया, पशु हो गया, जो उसका जो अवशेष हो गया, जैसे कोई उपकरण यूज करते थे कोई मानव, कोई पात्र यूज करते थे, कोई मूर्ति यूज करते थे, कोई खिलौना यूज करते थे, उन पुराने चीजों का जो अध्ययन करते हैं उसे हम लोग कहते हैं पुरातत्व विज्ञान, यानी आर्कियोलॉजिस्ट। ये पूछा जा सकता है आपसे कि आर्कियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है। तो यहाँ पर साफ साफ आपका लिखा हुआ है कि आर्कियोलॉजिस्ट का काम क्या है। इस स्लाइड को हल्के में आप मत लीजिएगा, एकदम पूरा ध्यान से एक एक लाइंस को पढ़िएगा। बहुत ज़्यादा पढ़ने से नहीं होता है, जो क्वालिटी कंटेंट होता है उसको पढ़िएगा, तब जाके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक नया टर्म देखेंगे, और वो है आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर। आज के डेट में हम लोग जो कैलेंडर का यूज करते हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर। अगर हम लोग बात करें कैलेंडर की, तो अभी हम लोग क्या जानते हैं कि अभी कितना सन चल रहा है, कैलेंडर के बारे में हम लोग जानकारी दे रहे हैं यहाँ पर। अभी जो सन चल रही है प्रेजेंट में, वर्तमान में अभी कौन सा साल चल रहा है? तो प्रेजेंट में जो आपका साल चल रहा है वो क्या चल रहा है आपका? 2025। और 2025 के साथ हम लोग क्या लिखते हैं? एडी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एडी। तो यहाँ पर एक आता है एडी और एक आता है बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी। इन दोनों में आपका जो कंफ्यूजन होता है वो आपका आज यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर हम लोग सॉरी, एक टाइमलाइन हम लोग बनाते हैं यहाँ पर, जस्ट अ मिनट। अगर हम लोग यहाँ पर एक टाइमलाइन ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें? एक टाइमलाइन ड्रॉ करें यहाँ पर। कलर इसका चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर इस जगह पर हम लोग क्या मान लेते हैं कि इस जगह पर आपका ईसा मसीह का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? ईसा मसीह। ये हम लोग बात कर रहे हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर का। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह का जन्म यहाँ पर होता है, उसके पहले जितने भी साल है, जितने भी सन है, उसे हम लोग बीसी के नाम से जानते हैं। और ईसा मसीह के जन्म के बाद के टाइमलाइन को हम लोग एडी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? एडी। जैसे 2025 एडी। बट अगर पीछे चले जाएंगे हम लोग, जैसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे, तो वो 2500 बीसी, 2600 बीसी इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले के टाइमलाइन को हम लोग बीसी के नाम से जानते हैं, और उसके बाद को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एडी के नाम से जानते हैं। तो ये कंफ्यूजन भी आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है, और हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आपको कुछ टाइमलाइन देखने को मिलेगा। ये टाइमलाइन को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है और आपको समझना। सबसे पहले कि हम लोग कौन सा कालखंड में है? 2000 साल में हम लोग हैं। यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म होता है, जो जीरो से स्टार्ट होता है। कहाँ से? जीरो से। अभी तक हम लोग जीरो से 2000 तक पहुंच चुके हैं। जस्ट मिनट, यहाँ पर हम तो कुछ कंफ्यूजन हो, 2025 पहुंचे। कहाँ पहुंचे? 2025। अब आप यहाँ ईसा मसीह के जन्म से पहले आप देखेंगे तो हिम युग का जो अंत होता है वो 12,000, ये वाले जो साल है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। 2000 बीसी यहाँ पर आप जाएंगे तो सिंधु और सरस्वती, सिंधु घाटी की सभ्यता आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर तांबे का प्रथम धातु कर्म का आरंभ देखने को मिलेगा। फिर बुद्ध का जन्म देखने को मिलेगा। तो ये टाइमलाइन को आपको ध्यान में रखना है कि कौन किसके बाद आया था। ये इसमें इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करेंगे कि मानव इतिहास की शुरुआत कब से हुई। यहाँ से क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकती है, और यहाँ से कुछ आपको चीजें लिखना होगा जो कि आपको यहाँ पर लिखवाएंगे हम। यहाँ से आपको कुछ चीजें स्टार्ट होगा, ठीक। तो मानव इतिहास का जो प्रारंभ है, इसमें हम लोग क्या बात करते हैं कि मानव, जिसे हम लोग होमोसेपियंस के नाम से जानते हैं, लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व से पृथ्वी पर रह रहे हैं। ये डेट इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इन सारे डेट से। डेट्स को एकदम बहुत ही ध्यान से रखिएगा, डेट से आपका पूछा जा सकता है। अब हम लोग कुछ काल लिखेंगे और कुछ स्थल लिखेंगे, जैसे कि आपको कहाँ से क्या प्राप्ति हुआ। जैसे अगर हम लोग बात करें भीमबेटका, भीमबेटका से आपको क्या प्राप्त हुआ? पेन का खाली हम साइज थोड़ा सा चेंज करेंगे यहाँ पर। भीमबेटका, एक आपको याद रखना है, भीमबेटका। भीमबेटका से आपको क्या प्राप्त हुआ? तो भीमबेटका से आपको ध्यान रखना है
कि गुफा चित्र प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? गुफा चित्र। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि प्राचीन गुफा चित्र कहाँ पर देखने को मिला है, तो भीमबेटका में आपको देखने को मिला है। इस टाइप के क्वेश्चन आपका एग्जाम में हर हाल में पूछा जाएगा। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम सबसे पहले चावल का साक्ष्य, सर्वप्रथम चावल का साक्ष्य हम लोगों को कहाँ पर देखने को मिला? चावल का साक्ष्य सबसे पहली बार चावल का जो साक्ष्य है वो किस जगह से मिला हम लोगों को? कोल्डी हिवा से मिला। कहाँ से मिला है? कोल्डी हिवा। इस टाइप के क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव जब कराएंगे तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा, और नोट्स में भी यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। फिर साथ ही साथ आपको याद रखना है कि यह सब चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता जब कराएंगे वहां पर भी आपका कवर होगा, बट कुछ कुछ चीज़ें अभी हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ पर, सो दैट आपके दिमाग में ये फिट बैठ जाए। अब हम लोग बात करते हैं कि जो मानव इतिहास की जो प्रारंभ होती है, शुरुआत में इंसान क्या कर रहे थे, कहानी के तौर पर इसको समझते हैं कि शुरुआत में इंसान भोजन के लिए क्या करता था। शुरुआत में इंसान जो था वो क्या था? वो एक टाइप से शिकारी था। क्या था? शिकारी। भोजन के लिए क्या कर रहे थे? वो एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे और भोजन प्राप्त करते थे शिकार करके। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? फिर धीरे धीरे जो है इंसानों के अंदर डेवलप हुआ। डेवलप किस प्रकार से हुआ? जो शिकार कर रहे थे, शिकार से वो पशुपालन में आए। क्या आए? शिकारी से वो क्या बने? शिकारी से बने वो पशुपालक। क्या बने वो? पशुपालक। यानी धीरे धीरे वो उन जानवरों को ना मार करके उसका पालन करने लगा। फिर पशुपालन से क्या हुआ? कृषि का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? कृषि का। तो इस प्रकार से शुरुआत में मानव इतिहास की शुरुआत होता है, यानी पत्थर से स्टार्ट होकर के धीरे धीरे समाज तक पहुंचा। कहाँ से कहाँ तक पहुंचा? पहले पत्थरों का इस्तेमाल किया, इसलिए हम लोग पाषाण काल कहते थे उसको। पत्थर से लेकर के वो समाज तक चीजों को बनाया। तो पहले के टाइम के इंसान कितने ज्यादा डेवलप्ड थे, कितने ज्यादा बुद्धिमान थे, आप समझ सकते हैं कि कुछ भी नहीं था, सिर्फ पत्थर था इस पृथ्वी पर, और उन सारे चीजों को यूज करके आज हम लोगों को इतना बढ़िया लाइफ स्टाइल दिया। क्या हम लोग कर सकते हैं ऐसा? हम लोग जनरली नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम लोग बात करें कि प्रारंभिक समाज, तो प्रारंभिक समाज को हम लोग तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। प्रारंभिक समाज, ये आपका सिलेबस में लिखा हुआ है इसलिए इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो जो प्रारंभिक समाज है आपको, इसको आप तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। कितना कैटेगरी हो जाएगा इसका? तीन कैटेगरी हम लोग करेंगे प्रारंभिक समाज का। सबसे पहला था हंटर गैदरर, यानी पहले क्या था कि क्या था, ये लोग शिकारी थे। हंटर गैदरर, हंट करते थे, जुगाड़ करते थे, खाते थे, फिर हंट करते थे, इस प्रकार से काम चला। फिर क्या कहाँ पर आया? कृषि में आया। कहाँ पर आया? कृषि, पशुपालन। कृषि हो गया आपका, पशुपालन हो गया, इस स्टेज में पहुंचा। उसके बाद कौन सा स्टेज आया? उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ? प्रारंभिक नगर, नगर का बसाना स्टार्ट किया। नगर, ग्राम, इन सारे चीजों का डेवलपमेंट हुआ। तो किस प्रकार से धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, आपको समझ में आया ना? अब कृषि की शुरुआत कब हुई, ये पूछा जाता है कि कृषि की शुरुआत कब हुई। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कृषि की शुरुआत। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हम लोग बात करेंगे कृषि का उदय। कृषि का उदय कब हुआ? कृषि का उदय, ये सारे टर्म आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, यही सबसे क्वेश्चन आपका फ्रेम होगा। तो कृषि का उदय जो है किस काल में हुआ, पहले पूछा जाता है कि कृषि का उदय किस काल में हुआ। तो आप याद रखिएगा कि नवपाषाण काल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नवपाषाण काल में ही इंसान क्या सीखा? कृषि कार्य सीखा। नवपाषाण काल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नवपाषाण काल में ही इंसान क्या किया? कृषि का विकास यानी कृषि कार्य सीखना स्टार्ट किया। जानवरों का जो बिहेवियर है उसका अध्ययन किया, और धीरे धीरे क्या हुआ? कृषि का विकास किया। अगर हम लोग बात करें कि भारत में जो प्रारंभिक कृषि केंद्र है वो क्या है? आपका मेहरगढ़। यहाँ पर एक जगह का नाम आपको याद रखना है, और वो है आपका मेहरगढ़। मेहरगढ़, अब ये मेहरगढ़ पाकिस्तान में हो गया आज के डेट में, भारत में नहीं है ये। यहाँ से हम लोगों को किसकी जानकारी मिलती है? कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन की सबसे प्राचीन जानकारी। कृषि एवं पशुपालन, पशुपालन का सबसे प्राचीन प्रमाण। तो सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़, प्राचीन प्रमाण। ठीक, क्लियर हुआ आपको? मेहरगढ़। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं और एक जगह का, जहाँ से हम लोगों को जानकारी मिलती है कृषि के बारे में, कि भारत में कृषि का उदय किस प्रकार से हुआ। शुरुआती दौर में बात कर रहे हैं, सब आज के
बात नहीं है। फिर हम लोग बात करेंगे कोल्डी हवा, और एक इम्पोर्टेंट जगह कौन सा है, कोल्डी हवा। कोल्डी हवा से किस चीज़ की जानकारी मिला, तो कोल्डी हवा से हम लोगों को सबसे पुराना चावल मिला। क्या मिला, सबसे पुराना चावल, सबसे पुराना चावल मिला। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ से। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, कृषि से क्या हुआ। कृषि का प्रभाव क्या हुआ कि स्थायी निवास स्टार्ट हुआ। कृषि का उदय होने से क्या हुआ, कृषि का उदय होने से दूसरा बेनिफिट क्या हुआ आपको, पहले जो हंटर गैदरर थे यहाँ वह घूमते रहते थे, उस चीज को छोड़कर स्थायी निवास हुआ। क्या हुआ, स्थायी निवास की शुरुआत। कृषि के विकास के साथ ही हम लोग क्या करें, एक जगह घर बनाकर रहने लगे। स्थायी निवास का स्टार्ट कब हुआ, जब कृषि की शुरुआत हुई। स्थायी निवास हुआ तो क्या हुआ, भोजन के उत्पादन में वृद्धि हुआ। किस चीज में वृद्धि हुआ, भोजन की उत्पादन, यानी पहले जो प्रोडक्शन बहुत ही कम होता था उसमें क्या हुआ, वृद्धि हुआ। क्यों वृद्धि हुआ, क्योंकि एक ही जगह हम लोग रहने लगे और धीरे धीरे हम लोग क्या करने लगे, कृषि कार्य को व्यापक स्तर पर, यानी कृषि कार्य को बहुत ही, जस्ट ए मिनट, ठीक है, कृषि कार्य को हम लोग क्या किए, धीरे धीरे और आगे बढ़ाने लगे। अब जैसे जैसे भोजन के उत्पादन में वृद्धि हुआ तो फिर क्या होगा, तो जनसंख्या में वृद्धि हुआ। फिर क्या हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हुआ। फिर क्या हुआ, जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिला। तो भोजन के उत्पादन के साथ साथ जनसंख्या में क्या हुआ, वृद्धि हो गया। अब जनसंख्या में वृद्धि हुआ तो क्या हो गया, एक पूरा का पूरा सोसाइटी बन गया, एक बड़ा लार्जर सोसाइटी। क्या बन गया, एक सोसाइटी बन गया। तो इस प्रकार से जो है पत्थर से सोसाइटी तक का विकास हुआ। कृषि के साथ साथ जो है पशुपालन का भी प्रमाण हम लोगों को देखने को मिलता है, गाय भेड़ बकरी इन सब चीजों का। अब जो पशुपालक समाज होती थी उसकी कुछ विशेषताएं थी कि वो आधा घुमक्कड़ होता था। अभी भी देखते होंगे जो चरावे होता राजस्थान वगैरह से आते हैं झारखंड वगैरह में, तो वो क्या घूमते रहते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो अर्ध घुमक्कड़ थी। तो इस प्रकार से आपका ये वाला जो चैप्टर है आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में इससे ज्यादा और कुछ है नहीं, इतना काफी है। चैप्टर का नाम क्या था, इतिहास के स्रोत। और इन सारे इतने पॉइंट को अगर आप अपना दिमाग में रख लेते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको इजीली आंसर कर सकते हैं। बाकी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, आपको बाकी चीजों के लिए क्या करेंगे, एमसीक्यू के थ्रू आपको बाकी चीजें कवर करा देंगे। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे आपका हर एक चैप्टर को कंप्लीट कराया जाएगा। आज आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कल फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। इसी टाइप से आपको सारी चीजें वन बाय वन देखने को मिलेगा। और इतिहास की समय रेखा और उसके स्रोत के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि इतिहास जो है अतीत एवं वर्तमान के मध्य क्या है, एक अनवरत संवाद है। और ये कथन किसका है, E.H. कार का है। इतना पॉइंट आपको याद रखना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर आप जेटेट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप नोट्स के लिए आप एग्जाम नोनो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां से आपको नोट्स देखने को मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज भी आपको वहीं से मिल जाएगा। तो सेशन कैसा लग रहा है, कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। क्योंकि बिना फीडबैक को समझ में आएगा ही नहीं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। फीडबैक देना जरूरी है।